एक 22 साल की लड़की अपने 70 साल के बूढ़े पति के साथ रहती थी। मैं छत पर सोता तो आधी रात को बूढ़े की चीखने की आवाज़ सुनाई देती। एक रात दीवार लांघकर उनके घर की छत पर चला गया। जब देखा तो वह लड़की अपने पति के साथ बेरहमी से बहुत गर्मी की वजह से मैं कमरे की बजाय खुली छत पर सोने के लिए अपनी चारपाई डालकर लेट गया। यहाँ बहुत गर्मी थी और ऐसा लगता था जैसे गर्मी से मेरा दम घुट जाएगा। मैं इस वक्त को सोच रहा था जब मैं अपना घर छोड़कर बाबा के साथ यहाँ इस नए शहर में चला आया था। मुझे अपनी जगह लेटे काफ़ी देर हो चुकी थी कि मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बस इधर से उधर करवटें बदल रहा था कि अचानक ही मुझे दर्दनाक चीखें सुनाई दी और मैं घबराकर उठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में चीख रहा हो। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। आज तो पत्ते भी हिलने से इनकार कर चुके थे, जिसकी आवाज़ बहुत ही हल्की सुनाई दे रही थी। और जब दोबारा आवाज़ ना आई तो मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हो गया है या गर्मी ने मुझे पागल कर दिया है। आधी रात को इंसान को ऐसे ही ख्याल आते हैं और मैं तो पहली बार इस खुली छत पर सो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। चीखों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि वाकई कोई दर्द से चिल्ला रहा है। लेकिन कौन? और जब मैंने इस धीमी धीमी आवाज़ का एहसास किया तो मुझे पता चला कि आवाज़ हमारे पड़ोस वाले घर से आ रही है। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस घर में कौन लोग रहते हैं, लेकिन रात के इस पहर उनके घर से इस तरह की आवाज़ आना अजीब बात थी। मैं घबरा गया कि कहीं वो लोग किसी परेशानी में तो नहीं। लेकिन मेरा उनसे इतना ज़्यादा वास्ता नहीं था कि मैं मुंह उठाकर रात के इस पहर उनके घर चला जाता। कुछ देर बाद चीखों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और मैं बेचैनी से वहाँ यहाँ चलता रहा। और फिर कोई 1 घंटे बाद ये सिलसिला बंद हुआ तो मुझे भी नींद आ गई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये बात मेरे दिमाग के किसी हिस्से में बैठ गई कि रात पड़ोस वाले घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था। लेकिन मैं ये बात किससे पूछता और ऐसा क्या करता जो मुझे पता चलता कि पड़ोस वाले घर से रात में चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही थी। मैं उन्हीं में उलझा हुआ था कि बाबा ने मुझे हुक्म सुना दिया कि जब तक हम इस शहर में हैं मुझे यही नौकरी करनी है और मुझे नौकरी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने बाबा के आगे एक अच्छे बेटे की तरह सर झुका लिया और इसी दिन से नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन नौकरी मिलना आसान तो नहीं था। मैं जानता था कि मुझे कई रोज़ जूते घिसने थे। बाबा चाहते तो किसी अच्छी कंपनी में मेरी सिफारिश भी कर सकते थे, लेकिन मेरे बाबा बहुत ही ईमानदार और उसूल पसंद इंसान थे। वे सिफारिश के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि मैं अपनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। बाबा ने बचपन से ही हमें भी ऐसे ही सीख दी थी, इसलिए हमें भी बाबा की पोस्ट का फ़ायदा उठाने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। सारा दिन धूप गर्मी में नौकरी के लिए परेशान होकर मैं शाम को घर लौटा था कि जब ही मैंने पड़ोस वाले लोगों को उनके घर से बाहर जाते देखा। वे दोनों ही किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे रात के वक्त उनके घर में कुछ हुआ हो। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। इतना तो मैं जानता था कि ये चीखें उन्हीं के घर से आ रही थी और इस ही बूढ़े की थी जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद था। मगर इसके चेहरे पर ना ही तकलीफ़ के आसार थे और ना ही किसी गड़बड़ के कोई आसार। तो फिर आधी रात को उसे क्या हुआ था? वे दोनों मियाँ बीवी तो मेरे लिए अजीब बनते जा रहे थे। मैं थका हारा घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह लाइट नहीं थी और गर्मी से मेरी जान जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खाना खाया और 11 बजते ही छत पर जाकर लेट गया। लेकिन आज फिर उन्हीं चीखों की आवाज़ों ने मेरा सुकून बर्बाद कर डाला। मुझे बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या माजरा था जो उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, जबकि शाम को तो वो बिल्कुल अच्छे खासे नज़र आ रहे थे। किस्मत भी उन्होंने क्या पाई थी। उम्र के इस हिस्से में आकर भी न सिर्फ तंदुरुस्त थे बल्कि बीवी भी उन्हें बहुत ही हसीन और कम उम्र मिल गई थी। ऐसी बीवियां तो जवान मर्दों को भी जल्दी से नहीं मिलती। जब से मुझे ये पता चला था कि 22 साल की लड़की 70 साल के बूढ़े की बीवी है, मुझे इस लड़की की किस्मत पर बहुत दुख हो रहा था और उसकी किस्मत पर तरस आ रहा था। वो लड़की तो किसी जवान और खूबसूरत इंसान को डिज़र्व करती थी
लेकिन पता नहीं कैसे हालात ने उसे इस बूढ़े के साथ जोड़ दिया। कभी कभी वे बहुत ही खामोश हो जाती थी और गुमसुम दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी परेशानी में हो या फिर बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी घसीट रही हो। मैं जब भी इसे उदास और गुमसुम देखता तो सोचता कि इससे पूछ लूं कि आखिर उसने क्या देखकर बूढ़े से शादी की थी। लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो जाता कि ये उनकी मर्ज़ी का मामला है। क्या पता उसने दौलत के लिए ऐसा किया हो या फिर मोहब्बत में। जो भी था, मैं कौन होता था उसके जाती मामले में दखलंदाजी करने वाला। लेकिन अब इस बूढ़े की चीखों की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया था कि इस बूढ़े को आधी रात को क्या मसला होता है जो इस तरह से चीखता चिल्लाता है। ऐसा लगता था कोई इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो और वह दर्द से तड़प रहा हो। लेकिन उनके घर में उन दोनों मियाँ बीवी के सिवा और कोई था ही नहीं जो इस बूढ़े को कोई तकलीफ़ पहुँचाता। वह लड़की तो खुद इसके आगे सर झुकाए हम खामोश रहती थी। वो रात को भी मैंने ऐसे ही सोते जागते गुजार दी। आने वाली 2-4 रातें ये तमाशा ऐसे ही जारी रहा और जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने सोचा कि इस राज से पर्दा उठाकर ही रहूँगा कि आखिर ये बूढ़ा आधी रात को क्यों चीखें मारता है। उन्हें क्या तकलीफ़ है, जबकि मजबूर तो बेचारी उसकी बीवी है। और यही सोचकर मैंने चुपके से उनके घर जाने का फ़ैसला कर लिया। वैसे भी मैं उम्र के इस हिस्से में था जहां अक्सर लड़के एडवेंचर्स होते हैं और मुझे ये काम भी कोई एडवेंचर से कम नहीं लग रहा था। हम जिस जगह रहते थे ये सोसाइटी जैसा इलाका था और यहाँ तकरीबन सारे ही घर एक जैसे बने हुए थे। सबकी छतें आपस में मिली हुई थी। ये कोई 5वीं या 6ठी रात थी जब मैं खामोशी से अपनी छत लांघ कर उनकी छत पर गया और दबे पांव जीना उतर के घर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सामने का मंजर देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली हो। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि 22 साल की यह लड़की ये सब कुछ भी कर सकती है। उसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी और जो कुछ वहाँ हुआ वे बताते हुए मैं शर्म से ज़मीन में गिरने लगा। एक बीवी अपने पति के साथ ये सब कैसे कर सकती है, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस रात वहाँ क्या हुआ था। मेरा नाम रोहित है। मेरे बाबा एक सरकारी अफसर हैं और कुछ ना कुछ वक्त में उनका तबादला होता रहता है। इस बार भी बाबा का तबादला हुआ था तो हम कानपुर पहुँच गए। नई जगह, नए लोग और नया घर। मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। मैं एक लड़का था और मेरे लिए अपने दोस्तों को छोड़कर बार बार जगह बदलना बहुत ही मुश्किल काम था। उस घर में आकर सिवाय दीवारों को ताकने के और मैं कुछ नहीं कर रहा था। माँ सारा दिन मुझे घर के कामों में लगा कर रखती क्योंकि सारा सामान वहाँ यहाँ बिखरा पड़ा था और रात को जब मैं थक कर हार कर कमरे में आता तो मुझे नींद नहीं आती। हर बार ऐसा ही होता। हमें अपना स्कूल और दोस्त सब कुछ छोड़ना पड़ता था। शुक्र था कि इस बार मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ आया था, वरना फिर मुझे नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ता। हमें यहाँ आए 4-5 दिन गुजरे थे। हम आस पड़ोस से बिल्कुल अनजान थे। मेरा कमरा छत पर था। रात के वक्त छत पर खड़े होकर मैं गली के नज़ारे कर लिया करता था। आसपास के घरों में झांकने का मुझे कोई शौक़ नहीं था और ना ही ऐसी मेरी तबीयत थी। लेकिन जब से मैं आया था अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखकर कुछ हैरान था। सामने वाले घर में एक 22 साल की लड़की तकरीबन 70 या 80 साल के आदमी के साथ रहती थी। मेरे ख्याल में वे बाप बेटी थे जो शायद तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन रात के वक्त वे दोनों जिस तरह अपनी गाड़ी से उतरते तो मैं उनके अंदाज़ को देखकर हैरान रह जाता। वे 22 साल की लड़की जिस तरह उस 70 साल के मर्द का हाथ थाम कर घर में दाखिल होती, लगता ही नहीं था कि वे बाप बेटी हैं। और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने आज तक किसी बाप बेटी के बीच इस कदर करीबी नहीं देखी थी और उनकी उम्रों के बीच इतना फ़र्क था कि मैं किसी और रिश्ते की सोच भी नहीं सकता था। मुझे सवेरे सवेरे वॉक करने की आदत थी और मैं जब भी वॉक के लिए निकलता तो करीबी पार्क जाता तो वो दोनों भी मुझे वहाँ वॉक करते दिखाई देते। लेकिन आपस में ही वे इस कदर मगन होते कि मैं कभी उनसे बात ही नहीं कर पाया। उनका रिश्ता मेरे लिए पहले जैसा था, बाप बेटी वैसे लगते नहीं थे
और मियाँ बीवी वो हो नहीं सकते थे। वो लड़की कभी घबराई हुई दिखाई देती तो कभी बहुत उदास। मैं अक्सर बहुत गौर से उसका चेहरा पढ़ता था। मेरी नज़र जब भी उन दोनों पर पड़ती तो मैं ज़रूर सोचता कि उनके दरमियान क्या रिश्ता होगा। एक हफ्ते में हमारा घर पूरी तरह सेट हो गया। तो माँ ने खुशी में हलवा बनाया और कहने लगी, जाओ पड़ोस में भी हलवा दे आओ। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं इतनी गर्मी में बाहर जाऊं, लेकिन पड़ोस के नाम पर मैं खड़ा हो गया। इसी बहाने मैं उनसे बातचीत कर सकता था और फिर मुझे पता चला जाता कि वे दोनों बाप बेटी हैं या फिर उनके दरमियान कोई और रिश्ता है। वे लड़की भी न जाने क्यों उदास रहती थी। हलवे की प्लेट लिए मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा। चौकीदार ने अंदर बताया तो मुझे अंदर ही बुलवा लिया। यह एक आलीशान बंगला था। बाहर से तो इतना अच्छा मालूम नहीं होता था, लेकिन अंदर से हर चीज़ यहाँ बहुत कीमती थी। कुछ ही देर में वह 22 साल की लड़की ड्राइंग रूम में आई तो मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। बल्कि वह निहायत ही हसीन और खूबसूरत थी। इसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे और चेहरे पर सजी धीमी मुस्कुराहट अंधेरी रात में चांदनी की तरह मालूम हो रही थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी मेरे सामने टांग पर टांग जमाकर बड़ी खूबसूरती और नज़ाकत से बैठ गई। इसके अंदाज में आज भी कुछ ऐसा था जो मुझे चौंकने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम रोहित है और मैं पड़ोस वाले घर में नया शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए मेरी माँ ने ये हलवा बनाकर भेजा है। इसने मुलाजिम को हलवे की प्लेट उठाने का इशारा किया और बताने लगी कि मेरा नाम रोशनी है और हम 8 महीने से इस घर में रहते हैं। इसका लहजा बहुत ही खूबसूरत था। कोई भी जवान लड़का इस लड़की पर दिल हार सकता था और मुझे भी वह पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। उसकी आंखों की उदासी भी उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। इससे पहले कि मैं खुद से कोई सवाल जवाब करता, वह 70 साल का बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे फ़ौरन अदब से नमस्ते किया। वह कम से कम मेरे दादा की उम्र का था। रोशनी ने उस बूढ़े से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि ये मेरे पति हैं, तो मुझे बुरी तरह झटका लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। रोशनी 22 साल की कितनी जवान और खूबसूरत लड़की थी। उसका पति 70 साल का बूढ़ा कैसे हो सकता था? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं जो उनके बीच देख रहा था, वे इसी रिश्ते का इशारा था। और शायद यही बात थी कि रोशनी हर वक्त उदास नज़र आती थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने चेहरे के अंदाज पर काबू पाया और एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरा वहाँ आना गवारा न गुजरा हो। वह बस सिर से पाँव तक मुझे अपनी निगाहों के अंदर लिए बैठे थे और रोशनी को उन्होंने इशारे से अंदर जाने को कह दिया था। मेरा दिल बुरा हो रहा था। आया तो मैं बहुत खुशी से था, लेकिन वापसी पर बहुत से सवाल मेरे जहन में थे। नौकर प्लेट लेकर वापस आया तो मैंने प्लेट उठाई और अपने घर लौट आया, लेकिन सारा रास्ता मेरे दिमाग में रोशनी का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। ऐसी भी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी जो रोशनी ने उस बूढ़े से शादी कर ली थी। यकीनन वह बूढ़ा रोशनी के साथ बहुत सख्ती करता होगा या फिर उसे अपनी बीवी पर भरोसा नहीं था। हैरानी तो मुझे रोशनी पर हुई। वह कैसे इस शादी के लिए रजामंद हो गई थी। अगर बात सिर्फ पैसे की थी तो पैसा तो वह किसी जवान मर्द से शादी करके भी हासिल कर सकती थी। इसे देखकर तो कोई भी जवान और अमीर मर्द उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन उसने बूढ़े का साथ ही क्यों चुना? मैं तो खुद इसे देखकर दिल हार बैठा था। जो भी था, मुझे रोशनी की किस्मत पर बड़ा अफसोस था। कोई भी लड़की इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ अपनी खुशी से तो हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती। मुझे यकीन था कि उसे ज़बरदस्ती इस बंधन में बांधा गया होगा। जब से मैं उनके घर से होकर आया था, बहुत ज़्यादा ही रोशनी और उस बुड्ढे के बारे में सोचने लगा था। ये रिश्ता मेरे लिए किसी भी तरह स्वीकार करने वाला नहीं था। मैंने एक बात और महसूस भी की कि वे लोग मोहल्ले में ना ही किसी से मिलते जुलते थे और ना ही किसी का उनके पास आना जाना था। एक शाम गली की एक मगरूर औरत हमारे घर आई और माँ से मिलकर खुशी का इजहार किया, तो बातों बातों में कहने लगी कि आपके पड़ोस वाली भी बहुत ही अजीब हैं। लगता ही नहीं कि दोनों मियाँ बीवी हैं।
जब ये लोग यहाँ नए आए तो मैं भी उनसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन उस बूढ़े का अजीबोगरीब रवैया देखकर मैंने तो कानों को हाथ लगाया। पता नहीं इसकी बीवी भी कैसे उसके साथ गुजारा करती है। मैं वहीं बैठा चाय पी रहा था। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंक गया। इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि रोशनी इस रिश्ते पर हरगिज़ खुश नहीं थी। और फिर जब मैंने छत पर सोना शुरू किया तो उस बूढ़े की चीखों की आवाज़ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। कुछ रोज़ उनकी चीखें सुनने के बाद मैंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत हरकत की और छत की दीवार फांद कर उनके घर में उतर गया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किस दोज़ख में जा रहा हूँ। मेरे अंदाज ने मुझे वहाँ ला खड़ा किया जहाँ मुझे हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए था। मैं जीना उतरकर नीचे पहुँचा तो सामने ही बेडरूम था। बेडरूम का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं दबे पाँव अंदर आ पहुंचा और फिर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि रोशनी बिस्तर पर गुमसुम सी मौजूद थी और कमरे में कोई नहीं था। अचानक ही रोशनी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो रोने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। मैं बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हो गया। रोशनी बिस्तर पर बैठी थी। वे बहुत रो रही थी। मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? मैं उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर यहाँ आया हूँ। सब खैरियत तो है? लेकिन रोशनी तो जवाब देने की बजाय रोती चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उसे तसल्ली दूँ, कैसे खामोश कराऊँ। पता नहीं वह किस तकलीफ़ में थी। आज तक मैंने उसे उदास और परेशान ही देखा था। उसका हुलिया भी बहुत बिगड़ा हुआ था। वह दुपट्टा भी नहीं पहने हुए थी और गैर मर्द होने के नाते मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने अपनी नज़रों को पूरी तरह उससे चुरा लिया था और उसकी तरफ नज़र उठाकर देखना भी मेरे को गवारा नहीं था। कुछ देर ऐसे ही गुजरी और फिर जब रोशनी खामोश ना हुई तो मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहा, प्लीज़ रोशनी खामोश हो जाओ और मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रोशनी एकदम ही उठ खड़ी हुई और चीखती चिल्लाती हुई अपने कपड़े फाड़ने लगी। इसकी इसी हरकत पर मैं घबरा गया। देखते ही देखते उसने अपनी कमीज़ को जगह जगह से फाड़ दिया और उसका जिस्म नज़र आने लगा। मैं इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इस पर तो कोई जिन भूत आ गया है। इसका हुलिया पूरी तरह उजड़ गया था, लिबास फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए। मैंने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा क्योंकि उसके पति कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और रोशनी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और इससे पहले कि मैं सारे हाल को समझ पाता, रोशनी का मसला जान पाता, वे बूढ़ा आदमी कुछ पुलिस वालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर चीखते हुए कहने लगा कि मेरी बीवी ने कुछ देर पहले फ़ोन करके यही बताया था कि पड़ोस वाला लड़का उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए घर में घुस आया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। और मेरी बीवी का हाल तो देखो, इसने जो मेरी इज्जत लूटी है, मैं कहाँ जाऊँ? दुनिया को क्या मुंह दिखाऊं? वे खूब शोर मचा रहे थे। रोशनी ने बिस्तर पर पड़े चादर उठाकर अपने ऊपर पहन ली और रोते हुए अपने पति से लिपट गई। पुलिस वालों ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगाने लगे। मैं तो अभी तक सारे मामले को समझ भी नहीं पाया था। उस बुड्ढे ने बहुत हंगामा कर रखा था और मुझे गालियां दे रहा था। और फिर रोशनी ने रोते हुए पुलिस वालों से कहा कि वे अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती और इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहती है। उसने अपनी इज्जत गंवाई है और इसके बदले वह जुर्माने के तौर पर मुझसे 10 लाख रुपए चाहती है। रोशनी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात समझ आ रही थी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रोशनी जैसी लड़की हवस में इस कदर अंधी हो सकती है कि अपने ही पति के साथ मिलकर ऐसा घिनौना खेल रचा सकती है। पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्यों भाई, तूने एक जवान लड़की की इज्जत पर हमला किया है और उसके पति की गैर मौजूदगी में इस कमरे में पहुंच गया है। अब बता कि जेल जाकर सालों की कैद काटेगा या फिर इसका जुर्माना पूरा करेगा। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं, किसी जुर्म में मैं बुरी तरह फंस चुका था और वह भी ऐसा घटिया इल्ज़ाम कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ जाऊं। मैं पुलिस वालों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, पर उन दोनों मियाँ बीवी ने बाकायदा प्लान बनाया हुआ था मुझे फंसाने का। लेकिन पुलिस वाले तो कुछ भी सुनने के लिए राज़ी नहीं थे।
उनके इस बयान ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था। मैंने एक नज़र चालाक रोशनी पर डाली जो अपने पति के गले लगी हुई थी और उसका पति इसे ऐसे तसल्ली दे रहा था जैसे वाकई ही मैंने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया हो। जब पुलिस वालों ने मेरी किसी बात पर एतबार ना किया और मुझे मजबूर करने लगे या तो रोशनी का जुर्माना पूरा करो या फिर जेल की चक्की पीसूं, तो मैंने मजबूरन जुर्माना पूरा करने की हामी भरी और पुलिस वालों से कहा कि मैं अपने बाबा को बुलवाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में मेरे बाबा मौके पर पहुँच गए और जब सारी बात उनके सामने आई तो हैरानी से मुझे देखते हुए कहने लगे कि मैं हरगिज़ इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मेरी औलाद ने किसी गैर की औरत की तरफ निगाहें डाली हों। मैं ऐसे लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप मेरे बेटे को अपने साथ ले जाएं, मैं वकील बुलाकर लाता हूँ और ना सिर्फ अपने बेटे को बचा लूँगा बल्कि उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालूँगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ बल्कि एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूँ। मैंने कभी अपने रुतबे का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहूँ तो एक कॉल करके भी इस किस्से को निपटा सकता हूँ, लेकिन हरगिज़ भी अपनी पोस्ट का फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि उन जैसे लोग हमारी शराफत का फ़ायदा उठाएं। जब पुलिस वालों को बाबा के बारे में पता चला तो उनके लहजे में खुद ब खुद इज्जत आ गई और उस बुड्ढे और रोशनी को तो हवा भी खुश्क लगने लगी। वे दोनों हमें कोई आम सीधा साधा लोग समझ रहे थे जो उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर जैसे तैसे 10 लाख रुपए अरेंज कर देते और इसलिए उन्होंने मुझे अपना निशाना बनाने का इरादा किया था। उन्हें हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बाबा इतनी ऊंची पोस्ट पर होंगे। दरअसल मेरे बाबा ने कभी भी अपने सरकारी अफसर होने पर घमंड नहीं किया था और ना ही कभी हमारे अंदाज इस बात को दिखाते थे। जब रोशनी और उसके पति को इस बात का एहसास हुआ कि इस बार उन्होंने गलत जगह हाथ डाला है तो वो खुद ही पुलिस वालों से कहने लगे उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बात तो मेरी इज्जत पर आ गई थी और बाबा भी पीछे हटने वाले नहीं थे, इसलिए बाबा ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पता चला कि वे लोग फ्रॉड हैं। पहले भी कई लोगों के साथ कई जगह पर ये सब कुछ कर चुके हैं। वे लोग बात कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंचने नहीं देते थे और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। सीधे सादे मासूम लोग अपनी इज्जत बचाने की खातिर उन लोगों को अपनी सारी उम्र भर की जमा पूंजी दे दिया करते थे और बाबा ने तो उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। बाबा ने मुझे भी खूब डांटा कि मैं ऐसे किसी के घर में बिना बताए चोर रास्ते से दाखिल नहीं हो सकता, पर मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी थी क्योंकि मेरे लिए वो वक्त जो मैंने रोशनी के कमरे में पुलिस वालों के साथ गुजारा था मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मैंने ऊपर वाले से माफ़ी मांग ली थी कि मैं आइंदा कभी किसी के घर में इस तरह से नहीं जाऊंगा और मुझे ये बात भी समझ आ गई थी कि हर मासूम चेहरा मासूम नहीं होता, बल्कि रोशनी जैसी मक्कार औरतें भी इस दुनिया में आज भी हैं जो लड़कों को अपनी मासूमियत के जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद कर देती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उन दोनों मियाँ बीवी ने कितनी चालाकी से जाल बिछाया था कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा लड़का भी उनके झांसे में आ गया। क्या आपने कभी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो पैसे की खातिर हवस की सारी हदों को पार कर देती हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।